नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, कल यूनियन कैबिनेट ने हमारे देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्रूव किया, जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहा गया। इससे पहले इसको नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन कहा जाता था, एनपीई, और अब एमएचआरडी मिनिस्ट्री भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा जाएगा। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दोस्तों बहुत सारा बदलाव किया गया है, स्कूलिंग से लेकर हायर एजुकेशन तक। वो सारे चीज हम इसमें डिस्कस करें, और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे करंट एजुकेशन पॉलिसी से कितना डिफरेंस है वो भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्टूडेंट को कहाँ कहाँ पे किस किस स्टेज में कितना बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों, हम अपने एजुकेशन सिस्टम के हिस्ट्री की बात करें तो पहली बार 1948 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया था। उसके बाद 1952 में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया। उसके बाद 1964 में एजुकेशन कमीशन आया। इसके बाद डीएस कोठारी कमीशन ने 1968 में एक अपना एजुकेशन कमीशन दिया, और वो देश का अपना पहला एजुकेशन सिस्टम था जो नेशनल एजुकेशन सिस्टम ऑफ पॉलिसी 1968 कहा गया। इसके बाद दोस्तों बीच बीच में अमेंडमेंट होते रहे, लेकिन और उसके बाद 1968 से 86 तक सेम एजुकेशन पॉलिसी कंटिन्यू रहा। 1986 में राजीव गांधी के गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए, और उस पॉलिसी को नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, और दोस्तों वही नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन अब तक कंटिन्यू था। इस बीच में थोड़ा बहुत अमेंडमेंट होता रहा। 1986 के बाद 1992 में अमेंडमेंट हुआ। उसके बाद सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट 2016 में आई, और उसके बाद कस्तूरी रंजन कमेटी रिपोर्ट 2019 में आई, और अभी 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी पुराने एजुकेशन पॉलिसी से कितना चेंज है, और स्टूडेंट को किस किस जगह पे कितना बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों, इस न्यू एजुकेशन सिस्टम को समझने के लिए हम पूरे एजुकेशन सिस्टम को दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। पहला को स्कूलिंग सिस्टम रखते हैं और दूसरा को हायर एजुकेशन सिस्टम रखते हैं। और पहले स्कूलिंग सिस्टम पे बात करते हैं। दोस्तों, जो हमारे करंट एजुकेशन में स्कूलिंग सिस्टम है वो 10+2 है। अभी उसको न्यू एजुकेशन सिस्टम में 10+2 के जगह पे 5+3+3+4 कर दिया गया। इसमें जो दोस्तों पहला 5 ईयर है, वो पहले 5 के जो पहला 3 ईयर है, वो अभी करंट एजुकेशन सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो आप नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी कह सकते हैं। अभी इसको प्री स्कूलिंग स्टेज कहा गया। इसके बाद उसका जो सेकेंड 2 ईयर है वो क्लास 1 और क्लास 2 होगा। पहला स्टेज फंडामेंटल स्टेज, स्टेज 2 प्रिपरेटरी स्टेज होगा, जिसमें क्लास 3 टू क्लास 5 आएंगे, और तीसरा स्टेज मिडिल स्टेज होगा, जो हम अभी के करंट में मिडिल स्कूल कहते हैं, वो क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक होगा। इसके बाद हाई स्कूल आ जाएगा, जो क्लास 9 से लेके 4 ईयर तक क्लास 12 तक होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें अच्छी बात स्टूडेंट के लिए ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। पहले भी फ्लेक्सिबिलिटी थी, लेकिन अभी फ्लेक्सिबिलिटी कुछ ज़्यादा कर दिया गया है। तो इसमें मिडिल क्लास और जो हाई स्कूल का है 6 to 8 और 9 to 12 वो इंटरडिसिप्लिनरी होगा, और उस इंटरडिसिप्लिनरी में आप जो भी सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट का है वो आप सब्जेक्ट लेके और आप अपना क्लास कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन में आप यूजी, पीजी और पीएचडी ले लीजिए। यूजी 3 या 4 ईयर का होगा, पीजी 1 और 2 ईयर का होगा, और इसके बाद पीएचडी होगी। और दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल एंट्री एग्जिट फैसिलिटी स्टूडेंट को दी गई है। अगर आप कोई यूजी का कोर्स कर रहे हैं और आपको 3 ईयर का कोर्स कर रहे हैं या 4 ईयर का कोर्स कर रहे हैं, और वो 1 साल के बाद ही किसी कारणवश अगर आपको ड्रॉप करना पड़ा, तो आप फिर से जब भी बैक आएंगे वो सेकेंड ईयर से शुरू करेंगे। आप फर्स्ट ईयर को करने की जरूरत नहीं है, वो आपका कंप्लीट हो गया। अभी के प्रेजेंट सिचुएशन में क्या था कि अब आप ड्रॉप करके जाते हैं तो कुछ टाइम के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, और फिर आप जब बैक आएंगे तो आपको फर्स्ट ईयर से शुरू करना पड़ेगा और तब कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन इस एजुकेशन सिस्टम में ये एक स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिट चीज़ें दी गई है कि आप मल्टीपल टाइम आ सकते हैं और जा सकते हैं। दोस्तों ये तो एक बात हुई। दोस्तों इसके अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी ये दी गई है, अगर आप 1 साल कोई कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट की डिग्री दी जाएगी, और अगर आप 2 साल सक्सेसफुली कोई कोर्स को कंप्लीट करते हैं तो आपको उसमें डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर आप 3 साल और 4 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो कंप्लीट आपकी डिग्री हो जाएगी, जिसमें आपको डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा। पहले क्या होता था कि आप बीच में छोड़ के गए तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट और डिप्लोमा की डिग्री नहीं मिलती थी। आप गए तो आपका सारा चीज़ चला जाता था। आपको फिर से करना है, फिर से एडमिशन लीजिए और फिर से सारे ईयर को कंप्लीट कीजिए, तभी लास्ट में आपको डिग्री सर्टिफिकेट मिलती थी। ये तो दोस्तों यूजी की बात थी। अब पीजी आपका 1 ईयर का होगा या 2 ईयर का होगा।
अगर आपका 4 साल का यूजी है तो आप 1 ईयर पीजी करके और डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। आपका 3 साल का यूजी है तो आप 2 साल का पीजी करके आप डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर कोई आपका इंटीग्रेटेड कोर्स है तो वो 4 और 1 ईयर में यूजी और पीजी दोनों कंप्लीट कर सकते हैं और डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा एक और चीज है कि पीजी के बाद लोग एमफिल कर लेते थे, लेकिन अब एमफिल को डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। दोस्तों हायर एजुकेशन में भी जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी पे ज़्यादा फोकस किया गया है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई स्टूडेंट बीएससी में एडमिशन लिया है जिसका मैथमेटिक्स ऑनर्स है। जब वो मैथमेटिक्स ऑनर्स लेता है और वो चाहता है कि हम जूलॉजी पढ़ें और बॉटनी पढ़ें तो उसको ऐसी फैसिलिटी नहीं मिलती है। अब वो मैथमेटिक्स ऑनर्स लेके भी अगर वो चाहता है कि हम जूलॉजी और बॉटनी ऑनर्स के साथ पढ़े तो वो पढ़ सकता है। अभी क्या होता था कि जो मैथमेटिक्स ऑनर्स लिया है उसको या तो फिजिक्स सब्सिडरी में लेना पड़ेगा या स्टैटिस्टिक्स लेना पड़ेगा, लेकिन अब ये सिस्टम चेंज हो गया है और मल्टी डिसिप्लिनरी आया है। इवन वो मैथमेटिक्स के साथ म्यूजिक भी पढ़ना चाहता है तो वो म्यूजिक भी ले सकता है। फिजिक्स का स्टूडेंट फैशन टेक्नोलॉजी पढ़ना चाहता है तो वो फैशन टेक्नोलॉजी भी फिजिक्स के साथ पढ़ सकता है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है और इससे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। वो स्टूडेंट जो अपना कैरियर किसी भी फील्ड में बनाना चाहते हैं तो वो साथ में उस कोर्स को पढ़ सकते हैं और अपना कैरियर को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों पहले क्या होता था कि डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट अगर कोई है तो उन लोगों के लिए क्राइटेरिया अलग अलग क्राइटेरिया होता था, लेकिन अब सभी के लिए एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होगा और उस स्टैंडर्ड क्राइटेरिया को एक हायर रेगुलेटरी सिस्टम उसको मॉनिटर करेगी। दोस्तों एक और भी चीज़ें नया एजुकेशन पॉलिसी में आया है, ग्रेडेड ऑटोनॉमी। इस ग्रेडेड ऑटोनॉमी में अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस ऑफ इंस्टीट्यूट हो, भले ही इंस्टीट्यूट प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी हो या सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी हो, उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। स्टैंडर्ड रूल होगा और कॉमन फॉर ऑल रहेगा। दोस्तों हायर एजुकेशन के लिए और रिसर्च को इम्प्रूव करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF बनाया जाएगा। उस NRF में साइंस और सोशल साइंस दोनों रहेंगे और वो बिग प्रोजेक्ट को मॉनिटर और फंड करेंगे। ये सेम काइंड ऑफ थिंग्स दोस्तों यूएसए में भी है जिसको नेशनल साइंस फाउंडेशन कहते हैं, NSF। वो भी वहाँ के बिग प्रोजेक्ट को मॉनिटर करती है और फंड करती है। तो ये एक बहुत अच्छा बदलाव किया गया है, खासकर जो इंटरडिसिप्लिनरी कंसेप्ट आया है, मल्टी एग्जिट और एंट्री कंसेप्ट आया है। इस कंसेप्ट से जो हमारे आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। दोस्तों इस एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन पे भी, ऑनलाइन एजुकेशन पे भी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। 8 डिफरेंट रीजनल भाषा में ऑनलाइन कोर्स कराया जाएगा और हिंदी और इंग्लिश में तो ऑनलाइन कोर्स कराया ही जाएगा। वो 8 रीजनल लैंग्वेज है, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, उड़िया, मराठी और गुजराती। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि एजुकेशन और एडिटेक के तरफ गवर्नमेंट मूव कर रही है, जो आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक और भी चीज़ें बहुत अच्छी की गई है कि अब हमारे टोटल GDP का 6% तक खर्च किया जाएगा एजुकेशन पे। अभी करंट में 4.43% है, जिसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों पार्टिसिपेट करती है। इससे हमारा एजुकेशन सिस्टम दोनों स्कूलिंग और हायर एजुकेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होने की संभावना हो सकती है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको काम का लगा तो आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। ऐसे लेटेस्ट वीडियो हम हमेशा अपलोड करते रहेंगे। शेयर और लाइक भी जरूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपके दोस्तों तक भी पहुँचे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।